जय हिंद विद्यार्थियों, आज के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे व्यक्तिगत श्रेणी में मानक विचलन ज्ञात करने की कल्पित माध्य विधि। आज के इस कालखंड में हम कल्पित माध्य विधि या जिसे कि हम लघु विधि कहते हैं, इसकी सहायता से प्रमाप विचलन की गणना कैसे करते हैं यह सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर आप एक प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न है, निम्न आंकड़ों से लघु विधि द्वारा प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। ये हमारी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण क्रमांक 12 है। देखा आपने पाठ्य पुस्तक में कौन सा है उदाहरण? ये 12। इस उदाहरण में क्या दिया गया है? ये संख्याएं दी गई हैं 5, 10, 25, 30 और 50। तो चूंकि यहाँ पर पदमूल्य बस दिए गए हैं, उनकी आवृत्ति नहीं दी गई है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? कौन सी श्रेणी है ये? व्यक्तिगत श्रेणी। इससे पहले हमने वास्तविक माध्य निकाल करके और प्रमाप विचलन की गणना करना सीखा है। वास्तविक माध्य मतलब हम दी गई समग्र श्रेणी का क्या करते हैं? वास्तविक माध्य यानी समांतर माध्य निकालते हैं। अब कल्पित माध्य क्या है? हमको वास्तविक माध्य मान लीजिए कि अगर दशमलव में आता है, अगर किसी समग्र श्रेणी का वास्तविक माध्य दशमलव में आ गया, मान लो यहाँ पर आ गया 10.15, किसी समग्र श्रेणी का समांतर माध्य इस तरह से आ गया, तो इससे आपको विचलन निकालने में कठिनाई होगी। प्रत्येक पदमूल्य का विचलन आप दशमलव में निकालोगे, फिर उसका विचलनों का वर्ग करोगे, तो दशमलव में संख्याएं आने के कारण हमको कठिनाई होती है। इसलिए कल्पित माध्य विधि जो है, इसमें हम क्या करते हैं? एक कल्पित माध्य मान लेते हैं, यानी एक समांतर माध्य की हम कल्पना कर लेते हैं कि समांतर माध्य ये संख्या होगी, और वह जो कल्पित माध्य होता है वह दी गई समग्र श्रेणी से ही कोई एक संख्या होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पद का आकार 5, 10, 25, 30 और 50। अब हमको वास्तविक माध्य नहीं मालूम, हम क्या करें? इनका एक कल्पित माध्य मान। कल्पित माध्य मान लो कि बीच की कोई संख्या, हम चाहें तो 25 ले सकते हैं या हम चाहें तो 30 भी ले सकते हैं। हम कल्पना कर रहे हैं, मान लेते हैं कि कल्पित माध्य है, तो हमारी पाठ्य पुस्तक में 25 को कल्पित माध्य माना, लेकिन हम 25 को ना लें क्योंकि पाठ्य पुस्तक में वह प्रश्न है। तो हम क्या करते हैं? कल्पित माध्य क्या ले लेते हैं? 30 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऊपर लिख लेंगे कल्पित माध्य A बराबर 30। अब हम 30 से इन पद मूल्यों का विचलन देखें। यहाँ ध्यान दीजिए, कल्पित माध्य 30 से विचलन। अब आप यहाँ पर देखो कि जो पहला पद मूल्य है, पहला पद मूल्य जो है 5, ये 30 से कम है, तो यहाँ विचलन ऋणात्मक आएगा। और 30 से कितना कम है? 25 कम है, यानी 30 और 5 का जो अंतर है कितना है? 25 है ना। तो चूंकि ये कम है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ऋण 25। ठीक, अगली जो संख्या है कल्पित माध्य 30 से विचलन कितना होगा? 20 होगा। ठीक, अगला जो है 25 का 30 से विचलन कितना होगा? 5, और यह भी ऋण 5 होगा। 30 से 30 का विचलन 0 होगा, और 50 से 30 का विचलन कितना होगा? 20 होगा, और ये 20 कैसा होगा? ठीक, अब हमको इन विचलनों का वर्ग लिखना। विचलनों का वर्ग यानी d में d का गुणा। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 25, ऋण 25। अब ऋण 25 का जब वर्ग करेंगे तो संख्या धनात्मक हो जाएगी, तो 25 का वर्ग कितना होता है? 625। संख्या धनात्मक हो गई, समझ में आ गया ना? चूंकि ऋण का ऋण से गुणा होगा तो जो गुणनफल आएगा वो धनात्मक हो जाएगा। इसी तरह ऋण 20 का वर्ग कितना होगा? 400। 20 का वर्ग 400 होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 400, और यह भी धनात्मक हो गया। 5 का वर्ग कितना होता है? 25, ये भी धन 25 है। यहाँ पर 0 का वर्ग क्या हो जाएगा? 0, और 20 का वर्ग कितना होगा? 400। सिग्मा d वर्ग ज्ञात कर लेंगे, और यहाँ पर भी सिग्मा d ज्ञात कर। अब सिग्मा d स्क्वायर पहले ज्ञात कर लें, इनको जोड़ दें सबको। 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 2 और 1 3, और 2 5, और 0 5, सैकड़ा जोड़ लें। 6, 4 10, 10 और 4 14,
1450 आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए सिग्मा डी, मतलब इन विचलनों का भी आपको योग करना, और जब विचलनों का आप योग करोगे तो इनको चिन्हों के सहित लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ऋण 25 है, तो ऋण 25 और ऋण 20 कितना हो गया? ऋण 45। ठीक है, ऋण 45 में ऋण 5 जोड़ दिए तो ऋण 50, ऋण 50। और धनात्मक संख्या एक ही है, धनात्मक संख्या धन 20 है, यहाँ हम लिख लेंगे धन 20, और इनका योग कितना हो जाएगा? बड़ी संख्या जो दिखाई दे रही है उसमें से हम छोटी दिखाई देने वाली संख्या को घटा देते हैं, तो 50 में से 20 को घटाएंगे तो 30 आएगा यहाँ, और जो संख्या बड़ी दिखाई दे रही है उसका चिन्ह लगाएंगे, तो सिग्मा डी क्या आ गया? ऋण 30। अब ये जो सूत्र है, इस सूत्र में हमको मान रखना है, यहाँ पर n कितने हैं भाई? 5 पद मूल्य है ना, तो n का मान है यहाँ पर 5। अब इस सूत्र में हम मान रख देंगे प्रमाप विचलन। प्रमाप विचलन का एक और नाम क्या है? मानक विचलन है ना, यहाँ पर हम मानक विचलन भी लिख सकते हैं। प्रमाप विचलन ये छोटा सिग्मा कहलाता है ना, बराबर। अब इस सूत्र में आप मान रख दीजिए सिग्मा डी वर्ग। सिग्मा डी वर्ग कितना है? ये सिग्मा डी वर्ग 1450, 1450 के बटे n का मान 5 ऋण। अब सिग्मा डी कितना है? ऋण 30, तो ऋण 30 के बटे n यानी 5, और इस पर कोष्टक लगा के वर्ग। ये पूरा करनी के अंदर है। अब इसको हल करना, 1450 के बटे n ऋण, अब इस कोष्टक को पहले हल कर दें, तो यहाँ पर ऋण 30 का वर्ग चूंकि कोष्टक पर लगा है, तो ऋण 30 का भी वर्ग है और 5 का भी वर्ग है ना, तो ऋण 30 का वर्ग क्या हो जाएगा? 900, और 5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 25। ठीक, अब इसको हल करिए। यहाँ पर आप देखें कि दोनों जगह हर में यहाँ 5 है, यहाँ 25 है, तो दोनों के हम हर एक समान बना लें। एक समान बना लेंगे तो हमको इन संख्याओं को घटाने में सुविधा होगी। ठीक है, तो 5 और 25 दोनों का लघुत्तम समापवर्ग क्या है? 25। अब 5 का 25 कितने गुना है? मतलब 5 का भाग 25 में 5 बार जाता है ना, तो हम 5 का गुणा काय में कर देंगे? अंश में कर देंगे। चूंकि हर 5 गुना है तो अंश भी 5 गुना होना चाहिए, तो क्या करेंगे? 5 का गुणा यहाँ हो जाएगा 5 शून्य शून्य, 25 के 5 हासिल 2, 5 चौके 20 और 2 22 के 2 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7, 7250 ऋण। अब 25 का भाग यहाँ 25 में दो, एक बार गया, 1 का गुणा अंश में कर दो 900 में, तो ये 900। अब घटाना है 7250 में से आप 900 घटाइए, तो यहाँ पर शून्य में से शून्य घटाए तो शून्य, 5 में से शून्य घटाए तो 5, यहाँ पर 2 के माने 12, 12 में से 9 घटाए कितना बचा? 3, 2 के माने 12, 12 में से 9 घटाए तो 3। अब यहाँ 7 की जगह क्या बचेगा? 6, तो 6350 के बटे 25। आगे हल करते हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए करनी के अंदर 6350 है बटे 25, यानी दोनों का आपको वर्गमूल निकालना है, तो 25 का वर्गमूल तो सीधे निकल जाएगा 5, तो अपन क्या काम करें? करनी 6350 के बटे 5, यानी 25 की करनी हटा दिए, अब 6350 के बटे 5। तो अब क्या करना? 6350 का वर्गमूल निकालना भाग विधि से। यहाँ पर इकाई की तरफ से आपने ऐसे 2-2 जोड़े बनाए, ठीक है ना। अब 63 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 8 अट्ठे 64 होते हैं, 7 सत्ते 49 है ना, 8 अट्ठे 64 बढ़ जाएगा, तो 7 सत्ते 49, यानी 49 पूर्ण वर्ग संख्या है, और 49 का वर्गमूल कितना है? 7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7, और यहाँ 49 घटा देंगे, 3 के माने 13, 13 में से 9 गए 4, यहाँ पर बचा 5 में से 4 या 1, यहाँ 7 धन 7 जोड़ दिए, यहाँ 14 लिख दिए, अगली जोड़ी उतार लिए। अब यहाँ पर 14 पर आपको कोई संख्या लेना है, उससे ही गुणा करना है कि 1450 से ना बढ़े। तो अगर आप यहाँ पर 8 लेते हैं, है ना, 148 हो जाएगा,
और 148 में 8 से ही गुणा कर दिया। 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 चौके 32 और 6 38 के 8 हासिल 3, 8 एकम 8 और 3 11, 1184 को है 9 बार ले सकते हैं क्या? 1 4 9 गुणा 9, 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 चौके 36, 36 और 8 44, 44 के 4 हासिल 4, 9 एकम 9 और 4 13, 1341 9 ले सकते हैं है ना? 9 यहाँ 9 ले लें, यहाँ पर 1341 घटा दें, शून्य के माने 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 4, 4 में से 4 गया 0, यहाँ पर 4 में से 3 गया 1, 109। अब हम दशमलव के बाद एक जोड़ी यहाँ 0 उतार लें, यहाँ पर भी 0 उतार लें और यहाँ पर 9 जोड़ दें। 149 में 9 जोड़ दिया तो 158, ठीक है? यहाँ पर भी दशमलव लगा लो। अब 158 पर आप कोई एक संख्या लिखो और उसी से गुणा करो। तो 158 पे अगर अपन 5 लिखते हैं, 5 25 के 5 हासिल 2, 5 8 40 और 2 42 के 2 हासिल 4, 5 25 और 4 29 का 9 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7। और बड़ी संख्या लें क्या? 6 लेकर देखते हैं। 6 लेकर देखें तो 6 6 36 के 6 हासिल 3, 6 8 48, 48 और 3 51 का 1 हासिल 5, 6 पंजे 30 और 5 35 के 5 हासिल 3, 6 एकम 6 3 9। ये वाली यानी अपने को 6 लेना पड़ेगा यहाँ, ठीक है? ये इसके करीब आ गई ना, घटा दें। शून्य के माने 10, 10 में 6 गया 4, यहाँ क्या बचा था 9, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 5 नहीं, 9 की जगह 8 बचा, 8 में से 5 गया 3, ठीक है? 10 में से 9 गया 1, 1384। तो कितना आ गया? 79.6 के बचे यहाँ 5। यहाँ देखिए 5 का भाग 79.6 में करना है तो 5 का भाग 7 में किए, 5 एकम 5, 7 में से 5 घटाए बचे 2, 2 पर उतारे 9 29, 5 पंजे 25, 29 में से 25 घटाए बचे कितने? 4, 4 पर दशमलव के बाद वाला 6 उतार लिए 46, 5 9 45, ठीक है ना? 46 में से 45 घटाए बचा 1, 1 पर दशमलव का 0 उतार लिए 10, 5 दूनी 10, तो 15.92। ये क्या आ गया आपका आंसर। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारी पाठ्य पुस्तक में कल्पित माध्य 25 लिया है और उससे इस सवाल को हल किया, ठीक है? लेकिन हमने कल्पित माध्य क्या लिया था? 30 लिया था। तो कल्पित माध्य हम कोई भी लें, आपका उत्तर नहीं बदलेगा। कल्पित माध्य आप अगर 10 लेकर के भी करते ना तब भी इस प्रश्न का यही हल आता। तो कल्पित माध्य विधि या जो लघु विधि है, लघु विधि से व्यक्तिगत श्रेणी में प्रमाप विचलन की गणना कैसे करते हैं, आज के इस कालखंड से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस तरह के और सवाल अपन कर सकते हैं ना, ठीक है? तो अपने आगामी कालखंड में हम कल्पित माध्य विधि से सतत तथा खंडित श्रेणी में सवाल लेकर के और उनको हल करना सीखेंगे। तो आशा है आज के इस कालखंड से आप व्यक्तिगत श्रेणी में प्रमाप विचलन की गणना करना अच्छी तरह समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नई विषय वस्तु के साथ। नमस्कार, जय हिंद।